नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव यात्रा में। दोस्तों, हमने आज से एक रिवीजन सीरीज शुरू किया है जिसमें हम अलग-अलग सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं। तो पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले हम उनको समझेंगे और फिर उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। किंतु अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो आज का संविधान है, आज का भारतीय जो संविधान है, उसकी जड़ें हैं वो कहीं न कहीं कंपनी रूल के समय से ही होकर आती हैं। क्योंकि शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1600 में, तो उसका पूरा का पूरा जो काम था वो केवल और केवल ट्रेड करना था। लेकिन धीरे-धीरे भारत के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, इसमें भी कंपनी इन्वॉल्व होती गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम है भारत में, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स लेकर आई और इन्हीं एक्ट्स का जो खास प्रभाव है वो हमारे आज के संविधान में भी दिखता है। इसलिए ये एक्ट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारे पास 6 एक्ट्स हैं जिनके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। तो आइए देखते हैं इस एक्ट में क्या है। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य प्रावधानों को देखने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम इसके संदर्भ की भी कर लेते हैं। और इसके संदर्भ की बात करें तो बंगाल क्राइसिस यानी कि बंगाल संकट 1770 की एक अहम भूमिका है। दोस्तों, 1769 से लेकर 1773 का समय ऐसा था जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम जैसे जो राज्य थे वो मानसून विफलता की वजह से अकाल के दौर से गुजर रहे थे। केवल बंगाल की बात करें तो बंगाल में अकाल की वजह से भुखमरी और अकाल जनित बीमारियां और महामारियां भी फैल गई थी। इसकी वजह से करीब 1 करोड़ लोग मारे जा चुके थे। किंतु ऐसी विषम परिस्थिति में भी कंपनी ने राजस्व कर की वसूली में कमी के बजाय इसे 10% और बढ़ा दिया, जो वहां के आम लोगों के लिए बेहद कष्टपूर्ण था। इसके अलावा 1769 में जो कंपनी को दीवानी राइट्स मिली थी, कंपनी ने उस राइट्स का भी दुरुपयोग किया तथा और अधिक कुशासन और कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होती चली गई। यह ऐसा समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को देखें तो कहीं न कहीं ये प्रावधान इसके दुष्प्रभावों को मिटिगेट करने के लिए भी बनाए गए थे। तो आइए अब इसके प्रावधानों को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रावधान है वो ये है कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी निर्माण किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे जो कि गवर्नर जनरल बंगाल को असिस्ट करने के लिए थे। और वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। अगले प्रावधान को देखते हैं तो पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में और इसमें एक चीफ जस्टिस तथा 3 जजों को रखा गया। इसके अलावा जो है वो लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रेसिडेंसी टाउन की उसको कम किया गया, यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास हैं इनके गवर्नर को भी अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी कि उनके पावर्स को जो है वो लिमिटेड किया गया, उनको सीमित किया गया। अगर इसके महत्व की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो एक्ट था वो पहला कदम था जिसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो कंपनी के जो कामकाज थे भारत में उसको रेगुलेट करने की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद अगला जो हमारा महत्वपूर्ण एक्ट है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। लेकिन इससे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया, जिसको हम लोग डिक्लेरेटरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्ट का उद्देश्य था कि 1773 के एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको रेक्टिफाई करना था और मुख्य तौर पर इसका उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट और कंपनी सर्वेंट्स के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करना था। तो दोस्तों, इस एक्ट में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को उसके जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया था और गवर्नर जनरल, उनके काउंसिल या जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनके आधिकारिक कार्यों को जो है जुडिशियरी प्रावधानों से मुक्त रखा गया था। अब
सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कहीं न कहीं कम किया गया था इस प्रावधान के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय को अब राजस्व से संबंधित मामलों या फिर राजस्व वसूली के मामलों के लिए की गई कार्रवाई पर किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो पावर है वो केवल और केवल कलकत्ता के निवासियों के लिए सीमित कर दिया गया था। और इस तरह हम लोग देखें तो न्यायपालिका की शक्ति पर रोक लगाया था और कंपनी के शासन की शक्तियों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया गया था। और जो प्रांतीय न्यायालय के मामले थे जो पहले सुप्रीम कोर्ट में जिसके लिए अपील किया जाता था, उन मामलों को भी अब गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ही जाने का अधिकार दे दिया गया था। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसको कहीं ना कहीं सीमित किया गया और इस प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट थे सुप्रीम कोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, तो इसको कम किया जा सका। तो देखते हैं अपने अगले एक्ट को। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट एक्ट जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है और इसको विलियम पिट के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? विलियम पिट के द्वारा इस कानून को पेश किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य था कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना। और ये किस संदर्भ में था कि कंपनी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरह से जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं भारत के उनको कंट्रोल करें। इसमें क्या था कि कंपनी के व्यापारिक और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं कि व्यवसायिक कार्यों के लिए जो थे वो पहले से ही बने थे, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी लेकर आया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 मेंबर हुआ करते थे और ये क्या करते थे, ये ब्रिटिश संसद के प्रति इनकी जवाबदेही थी। जितने भी जो भारतीय क्षेत्र यानी ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र थे भारत में, उनके सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, ये जितने भी इससे संबंधित कार्य थे, इनको ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो इनको वो निर्देशित भी कर सकता था और सुपरवाइज भी कर सकता था। और ये इसी टाइम में भारतीय क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य को 4 से 3 कर दिया गया और वेटो पावर जो है वो गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया। तो ये हैं 1784 के मुख्य प्रावधान। हम अपने अगले एक्ट को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला इम्पॉर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट 1813। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन है उसको 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 इयर्स तक के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसकी सबसे मुख्य बिंदु यह है कि जो कंपनी की मोनोपोली है उसको, यानी कि व्यापारिक एकाधिकार है जो कंपनी की, उसको समाप्त कर दिया गया था। किंतु कंपनी का जो है वो अभी भी चाय के साथ जो भारत का व्यापार था उसका एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास था। इसके अलावा चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी कंपनी के पास था। तो इन एक्सेप्शंस को छोड़ के जो निजी व्यापारियों को अब अनुमति थी कि वो भारत के साथ वो फ्री ट्रेड कर सकते थे। इसके अलावा जो है वो क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं उनको भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई तथा उन्हें ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति भी दी गई। और इसी एक्ट के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित की गई बजट के तौर पर। और इसकी वजह से जो है वो भारत में जो है वो मॉडर्न एजुकेशन की नींव पड़ी थी। तो ये एक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा मॉडर्न जो है आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। किंतु कहीं न कहीं इस एक्ट का एक प्रभाव यह भी रहा कि भारत जो है वो भारत को ब्रिटेन के लिए तैयार उत्पादों के लिए एक बाजार और कच्चे माल का स्रोत बना दिया गया। यानी कि अब ये जो ब्रिटेन है उसके लिए एक मार्केट के रूप में काम कर रहा था तथा ये कच्चे माल का स्रोत भी था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं चार्टर एक्ट 1813 की। देखते हैं अपने अगले एक्ट को। अगर चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो इस समय जो है वो प्रशासनिक सुधार और जो समानता है इसके मांग की स्थिति बनी हुई थी। और अगर इसके की प्रोविजंस की बात करें तो कंपनी के जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, इसके कमर्शियल फंक्शंस को बंद कर दिया गया था। और अब क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल को, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और लॉर्ड विलियम जो है वो ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे।
इसके अलावा जो है वो ये वो टाइम था जब लॉ कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था 1834 में और इसके जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो लॉर्ड मैकाले थे। इस एक्ट के तहत जो है वो ओपन सिविल सर्विसेज भारतीयों के लिए जो है वो सिविल सर्विसेज को ओपन करने की बात भी कही गई थी। और इस समय जो है वो मद्रास और बॉम्बे जो है इसके गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार जो है वो छीन लिया गया था। भारत में केवल और केवल जो विधायी शक्ति है यानी लेजिस्लेटिव बॉडी है वो केवल और केवल गवर्नर जनरल की परिषद ही थी। तो अगर इसके महत्व की बात करें तो हम देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया था तथा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। और अब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शुद्ध प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय बनकर रह गई थी। चार्टर एक्ट 1853 की बात करें तो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित यह अंतिम चार्टर एक्ट था। और इस समय जो है वो बेहतर प्रशासनिक सेवा और कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट की आवश्यकता थी। इसके की प्रोविजंस की बात करें तो जो है वो सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा, अब भारतीयों को भी इसमें भागीदारी करने की पूरी छूट थी तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो संरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया था। जो 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। और इसके अगले प्रोविजन की बात करें तो सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, अर्थात जो है वो इस एक्ट ने प्रशासनिक और विधायी सुधारों की नींव रखते हुए जो है वो प्रशासनिक कार्यों को और विधायी कार्यों को जो कि गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा किया जाता था इसको पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। भारतीय विधान परिषद में 6 नए पार्षद भी जोड़े गए थे जिसमें से 4 लोकल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कह सकते थे जो कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के थे। और ये एक तरह से जो है वो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम किया करता था। तो इस तरह से है वो गवर्नर जनरल के काउंसिल्स को और भी ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई और उसे एम्पावर्ड किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हें क्या है 24 से 18 कर दिया गया है और 6 जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। इसके अलावा जो है वो कंपनी के शासन को तब तक के लिए रिन्यू कर दिया गया जब तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अधिनियम है ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो है वो 1773 के एक्ट से लेकर 1853 तक के एक्ट को देखा। आगे के एक्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।